हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी जबरदस्त होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बच्चा लोग, जैसा कि आप सभी को पता है 18 मार्च 2024 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है। आई होप आपने इकोनॉमिक्स के पेपर की प्रिपरेशन कर ली होगी। अगर इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर ली है तो मैं टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चंस बताऊंगा, जिसकी अगर आपने प्रिपरेशन कर ली तो होगा क्या कि अगर आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं तो 50-60 में कन्वर्ट हो जाएंगे। 20 मार्क्स का इजाफा कर सकता है जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगा। किसके अंदर शेयर करूंगा बच्चों लोग? इकोनॉमिक्स चालीसा के अंदर शेयर करूंगा। आपका पेपर कब है? आपका पेपर है 18 मार्च 2024 को, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स चालीसा के अंदर 40 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन को बेस्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं किससे बात करूंगा, कौन से टॉपिक पे बात करूंगा, उस पे ले चलता हूं। सबसे पहला मैं बात करने वाला हूं टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किसके, जो हमारा माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैं कितने क्वेश्चन बात करूंगा? टॉप 20। बच्चा लोग ज्यादा दिमाग में मतभेची नहीं करनी। क्या करना है, लास्ट टाइम है, लास्ट समय है, तो आपको क्या करना है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उसकी प्रैक्टिस कर लेना बस। क्योंकि किसी ने खूब कहा है अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, अति से हरदम बचना चाहिए। चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो किसी और चीज का क्यों ना हो, अगर आप अति करोगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है हमसे? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है? आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी ने जाना होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर और 4 सेक्टर क्यों नहीं बता रहे? 2 सेक्टर क्यों बता रहे हो? 2 सेक्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चा लोग 12th क्लास में अगर मैं बात करूं, आपको जो पढ़ाया जाता है वो क्लोज्ड इकोनॉमी पढ़ाई जाती है, ना कि ओपन इकोनॉमी। अगर यही ओपन इकोनॉमी पढ़ाई जाती तो आपको यहाँ 3 सेक्टर और 4 सेक्टर भी पूछ लिए जाते। अब आपको पता है 2 सेक्टर इकोनॉमी में होता क्या है? 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड होते हैं और फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करता है, देता किसको है? कस्टमर को देता है। कस्टमर क्या देता है? जो हाउस होल्ड होता है, हाउस होल्ड क्या करता है? इनके लिए फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। तो बच्चा लोग इसको एक्सप्लेन करना है। अगर फ्लो की बात करो तो 2 तरीके के फ्लो होता है, एक होता है रियल फ्लो, दूसरा होता है मनी फ्लो, ठीक है। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, हिंदी में बात करें तो वास्तविक और मौद्रिक प्रवाह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, इसको प्रिपेयर कर लेना, हो सके तो कल आपको ये देखने को मिल जाए। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज वेल्थफेयर। बच्चा लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जीडीपी वेल्थफेयर क्या होता है, इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एंड हाउ शुड बी अवॉइड। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है और उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। मैं जो बता रहा हूं उसको याद नहीं करना, उसको पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया ना तो याद अपने आप हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। चौथा क्वेश्चन क्या है? आइटम इंक्लूड और एक्सक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। कौन सी ऐसी आइटम्स है जो को राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है या जिसको राष्ट्रीय आय में नहीं लिया जाता? क्या लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाता? कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, ठीक है बच्चा लोग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टॉप 40 चालीसा का जो क्वेश्चन है ना, उसको चालीसा की तरह ही आपको रिवीजन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? व्हाट इज मीन बाय द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब बताओ और M1 की डिस्कशन भी करो। तो बच्चा लोग आप सभी को पता होगा M1 किस चीज को डिफाइन करता है। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में नो बोल देना, मैं उसका आंसर आपको अवेल करवा दूंगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, किसके ऊपर वो बात करना चाह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6,
सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। बैंकों का बैंकर है, गवर्नमेंट बैंकर है, सुपीरियर बैंकर है, बैंक ऑफ इशू ऑफ नोट भी करता है। तो इन सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना बच्चा लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाओ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने पढ़ा होगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। मनी को कैसे क्रिएट करती है कमर्शियल बैंक। आपको भी पता है कि उसको CRR बनाना मैंडेटरी होता है क्रेडिट क्रिएशन के लिए। 1K इज इक्वल टू 1 CRR। CRR क्या होता है, जो कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनको बोलती है कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए है तो उसका 10% आपको क्या करना है, अपने पास बचा के रखना है। ठीक है, 10% रखना है। तो ये 9 लाख रुपए को क्या करती है, काम पे लगा देती है, पैसे को पैसे से बनाने में। बच्चा लोग ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना है। तो बच्चा लोग बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस एक बार नहीं, 1 2 3 बार ही करना, जिससे कि ये क्वेश्चन आपके लिए पक्का हो जाए। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब पूछा गया है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन MPC, MPS एंड K। वाओ, विथ विच मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच। सो बच्चा लोग आपको क्या बताना है, MPC और MPS के अंदर रिलेशन क्या है और K के साथ क्या रिलेशन है। सिंपल सी बात करें, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा, K के साथ क्या रिलेशन है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS होता है, K इज इक्वल टू 1 माइनस MPC होता है। तो बच्चा लोग इन चीजों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी लिखना है। ठीक है, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। देन उसके साथ साथ आपको क्या करना है बच्चा लोग, नोवा क्वेश्चन, सो द डेविएशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। ठीक है, डेरिवेशन सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व का डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, किसका रिप्रेजेंटेशन करना है, सेविंग कर्व और कंजम्पशन कर्व। अगर सेविंग कर्व की बात करें तो हमारा सेविंग कर्व कैसा होता है बच्चा लोग, कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारा सेविंग कर्व है, ठीक है, और ये हमारा कंजम्पशन कर्व है। इधर x एक्सिस 0 y और इधर x 0 y। बात समझ में आई बच्चा लोग। इसकी एक्सप्लेनेशन करना है, ये डायग्राम को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको ब्रीफ में इसका आंसर बता दिया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाहता है बच्चा, एक्सप्लेन द वर्किंग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जबरदस्त क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा लोग, जो आपसे पूछा गया। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही जबरदस्त है, इसको जरूर तैयार करके जाना बच्चा लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको, ठीक है, पूछा जाता है। ठीक, और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अ इनकम इज अटेन्ड थ्रू द सेविंग फंक्शन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बच्चा लोग ये जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके ऊपर मैं अभी आपको डायग्राम बना के समझाता हूं। ठीक है, सो बच्चा लोग, हाउ टू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अ इनकम अटेन थ्रू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बच्चा लोग अगर मैं बात करूं तो दो अप्रोच है, सेविंग x 0 y, इन्वेस्टमेंट आपको पता है बच्चा लोग कांस्टेंट रहता है, ये हमारा सेविंग होता है कि नहीं। तो बच्चा लोग इसको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। अटेन इनकम इज अटेन थ्रू द सेविंग फंक्शन, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल हो गया। कहीं कहीं बच्चे इस तरीके से डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये y आ जाता है, ये सेविंग स्लैश इन्वेस्टमेंट आ जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बच्चे इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो दोनों बच्चे गलत नहीं है, ठीक है, आई एस दोनों बच्चे सही हैं। क्लियर है, क्योंकि सेविंग फंक्शन नेगेटिव में भी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन आ जाता है। बात समझ में आए तो बोलो हाँ। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जीरो है, इधर हमारा इनकम आ जाता है और इधर हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है, ठीक है, इन बचत और इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। इस अप्रोच के थ्रू इसको बोलते हैं आई इज इक्वल टू एस अप्रोच, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। बात समझ में आई बच्चा लोग तो बोलो हाँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 12 बहुत जबरदस्त। क्या पूछा गया बच्चा लोग? डिफाइन द इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू करेक्ट दिस थ्रू एंड मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा लोग। इसमें 3 क्वेश्चनों का समअप किया गया है। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप एंड मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, दैट इज द कॉम्बिनेशन। किस तरीके से इसको सही किया जा सकता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को। सो एक्सप्लेन करना है बच्चा लोग, ठीक है। तो इस चीज के लिए अगर मैं डायग्राम की बात करूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये जीरो है, ये वाई है, ये हमारा सेविंग फंक्शन आ जाता है, ये मेरा कंजम्पशन फंक्शन आ जाता है। तो ये हमारा कौन सा आता है, ठीक है, ये हमारा कौन सा आता है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? क्वेश्चन आपके लिए है। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आपके लिए है। ये हमारा एस सी, ये C1 हो जाएगा, रुक जाओ, ए एस, ए डी, AD1, AD2 आपको बताना है बच्चा लोग। ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल था तो मैंने इसको E बोल दिया। अब ये ऊपर आ रहा है तो इसको E1 लिख दूंगा, ये हमारा नीचे आ रहा है तो इसको मैं E2 लिख दूंगा बच्चा लोग, ठीक है, यहाँ तक, ठीक। ये आपको बताना है, ये जो गैप है ना, ये गैप क्या दर्शाता है, ये गैप क्या दर्शाता है। इतना तो आप काम कर ही सकते हैं बच्चा लोग। वाई, इसको हम इनकम बोलते हैं, ठीक है। इधर हमारा AD और AS आ जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो प्रॉब्लम्स है इन्फ्लेशन की या डिफ्लेशन की, उसको किस तरीके से फिजिकल पॉलिसी की तरह हम इसको हैंडल कर सकते हैं या मॉनेटरी पॉलिसी की तरह हम हैंडल कर सकते हैं। तो बच्चा लोग इस चीज की एक्सप्लेनेशन बतानी है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, ये ऊपर वाला E1 क्या दिखा रहा है, E2 क्या दर्शा रहा है। क्वेश्चन है E1 किस चीज को दर्शा रहा है, E2 किस चीज को दर्शा रहा है। ये बच्चा लोग कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। बच्चा लोग गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपने बजट को पास करती है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज। बच्चा लोग आपको भी पता है 3 तरह के वो होते हैं, एक होता है फिक्स रेट, एक होता है फ्लेक्सिबल रेट, एक होता है जो कि डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, कंडीशनल होता है वो, ठीक। हाउ एक्सचेंज रेट डिटरमाइन द फ्लेक्सिबल चेंज रेट, कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको भी तैयार कर लेना। देन डिफाइन द डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड इंपैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ नेशनल इनकम। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा लोग, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो इसका आंसर भी हम प्रोवाइड करा देंगे। देन गिव द 3 सोर्स ऑफ ईच डिमांड एंड सप्लाई फॉर एन एक्सचेंज रेट। 3 रीजन बताने हैं आपको किस तरीके से क्या किया जा सकता है। गिव द सोर्स किसकी वजह से डिमांड और सप्लाई के एक्सचेंज रेट को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट।
आ गया ना क्वेश्चन? जो तीसरे वाले का नाम बता रहा था वो ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये गवर्नमेंट क्या करती है, इसके अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। जब भी उसको लगता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, ये डिफ्लेशन हो रहा है, देन बीच में कौन आ जाती है? गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम लेवल को पा जाते हैं। आपको भी पता है ये दो चीज होती है, डिमांड और सप्लाई से ही डिसाइड होता है इक्विलिब्रियम लेवल। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाहता है? राइट एनी टू मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ फिक्स एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा लोग, 3 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसकी प्रिपरेशन जरूर कर लेना। देन उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन बैलेंस पेमेंट। तीन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में, किस टॉपिक के बारे में? एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बच्चा लोग 4 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसकी भी बहुत ज्यादा आपको क्या करनी है? प्रिपरेशन करने की जरूरत है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये भी आसानी से आपको नंबर दिला सकता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। सो बच्चा लोग, डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग, मैं कहता हूं इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। डिफरेंस पूछे जाते हैं बच्चा लोग। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी पे क्या अंतर है बताओ? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या अंतर है? विथ एग्जांपल बताओ। किसके थ्रू बताओ? विथ एग्जांपल बताओ। तो बच्चा लोग ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं एम तक, बहुत जबरदस्त हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ऑटोनोमस एंड accommodating transaction of BPO, deviation and depreciation of domestic currency, revenue expenditure, capital expenditure, revenue deficit, capital receipt, balance of trade, balance of payment, current account, capital account, depreciation, capital loss, current account surplus, current account deficit, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, स्टॉक एंड फ्लो। ये जो एम तक दिए हुए ना बच्चा, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और सीबीएसई में इसकी रिपीटेशन पूछी गई क्वेश्चन है, तो हल्के में मत लेना, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैन परफेक्ट होता है। यहाँ तो आप मैन नहीं हो, यहाँ तो आप बच्चे हो। ठीक है, तो आप यहाँ से परफेक्शन की ओर जाओगे। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। और बच्चा लोग, उसके साथ साथ हमारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कहां से पूछे जाते हैं बच्चा लोग? नेशनल इनकम से पूछे जाते हैं, एडीएएस से पूछे जाते हैं, बीओपी से पूछे जाते हैं एंड गवर्नमेंट बजट से पूछे जाते हैं। तो बच्चा लोग, इसके नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में 3 ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो वो आपके इनकम मेथड से पूछेगा, या तो वो आपके एक्सपेंडिचर से पूछेगा, या तो वो वैल्यू एडिड से पूछेगा। इन तीनों से पूछेगा और कहीं से तो पूछने वाला नहीं। या तो इनके अंदर जो कंपोनेंट आता है उससे पूछ लेगा, एडी से पूछेगा। एडी में कौन कौन से एक्सपेक्टेड है जो पूछ सकता है? सबसे पहले पूछ लेगा एडी एएस बराबर है, इस सिचुएशन को निकालो, इक्विलिब्रियम में वाई निकालो, सबसे पहले पूछ लेगा। देन उसके बाद पूछेगा ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालो, सेविंग फंक्शन निकालो, एमपीसी निकालो, एमपीएस निकालो, ये सब क्वेश्चंस हैं। उसके साथ साथ क्या पूछ लेता है? के की वैल्यू निकालो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई वाले फॉर्मूले से निकालो। ठीक है, के इज इक्वल टू 1 बाय एम पी एस होता है, उससे निकालो। के इज इक्वल टू 1 बाय 1 माइनस एम पी सी होता है, इससे निकालो। तो ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। बीओपी से पूछ लेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट से पूछ लेगा कि आपको इसमें जो बोलते हैं घाटा की क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको निकालो। बजट में बोलते हैं डेफिशिट बजट निकालो। ठीक है,
फिजिकल डेफिशिएंट निकालो, रेवेन्यू डेफिशिएंट निकालो। तो ये सारे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। और बात करें ना बच्चा लोग, जब भी ये आता है तो 6 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में आता है, तो 6 4 10 की प्रिपरेशन यहीं से हो जाती है बच्चा लोग। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सो बच्चा लोग, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, 20 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। तो कुछ सुनाना चाहता हूं, सुनना चाहोगे? आपके एग्जाम से रिलेटेड। एक बारी क्या हुआ, श्री कृष्ण और अर्जुन कहां घूम रहे थे, चल रहे थे, चलते चलते श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे माधव, क्या मुझे परिवार के साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्या मुझे परिवार की वैल्यू करनी चाहिए? क्या मुझे अपने माता पिता की वैल्यू करनी चाहिए? क्या मुझे गुरु की वैल्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो श्री कृष्ण ने बोला, चलो मैं कुछ दिखाता हूं। तो जब श्री कृष्ण ने बोला चलो मैं कुछ दिखाता हूं, तो वो उनको दिखाने के लिए कहां ले गए? एक समुद्र के पास ले गए। समुद्र के पास ले गए तो एक पतंग पड़ी हुई थी। एक पतंग को श्री कृष्ण ने उड़ाया। जब श्री कृष्ण ने उस पतंग को उड़ाया तो अर्जुन ने पूछा, माधव तुम क्या कर रहे हो? माधव तुम ये क्या कर रहे हो? तो अर्जुन ने बोला, श्री कृष्ण ने बोला, कुछ समय के बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। जब वो आसमान में पतंग उड़ने लगी, बुलंदियों को छू गई, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन मैं ये जो डोर है, जिस डोर से ये पतंग इतनी ऊंचाइयों पे गई है, क्या मैं इस डोर को तोड़ दूं? क्या मैं इस डोर को तोड़ दूं? तो अर्जुन ने बोला, माधव अगर इसको और ऊंचाइयों पे जाना है तो आपको डोर तोड़नी पड़ेगी। तो जैसे ही अर्जुन ने बोला वैसे श्री कृष्ण ने क्या किया, उस डोर को तोड़ दिया। और जैसे ही उस डोर को तोड़ा, पतंग कुछ ऊंची तो गई, लेकिन उसके बाद फिर वो धरा पे गिर गई, मतलब जमीन पे गिर गई। और जब जमीन पे गिरी तो कहां चली गई? कचरे के डब्बे में चली गई। सो दोस्त, श्री कृष्ण सीख अर्जुन को दे रहे थे, लेकिन ये सीख आप सभी के लिए भी है। आप जिसको बोझ समझते हो कि आपके माता पिता आपके लिए बोझ हैं, आपको हर बात में डांटते हैं, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, आपके गुरुजन बोलते हैं ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, वो आपके लिए फायदे की बात करते हैं। लेकिन हमारी एनर्जी लेवल हाई होता है, हमारा उत्साह जोश हाई होता है, उसकी वजह से हम गलत डिसीजन लेते हैं। सो बच्चा लोग, आपके अगर गुरु हैं, माता पिता हैं, तो उनकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो आपके पास नहीं रहेंगे ना, उस दिन आपको उनकी कदर पता चलेगी। पूछ लो उन बच्चों से जिनके पास उनके माता पिता नहीं है। खुश नसीब हो आप कि आपके पास आपके माता पिता हैं, जो आपको हर चीज सही और गलत का फैसला लेने में आपकी हेल्प करते हैं। तो बच्चा लोग, छोटी छोटी मिस्टेक्स मत करना, वो आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकती हैं। बात समझ में आई तो कमेंट में बोलो हाँ, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर, टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, इसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं। आगे की ओर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी इन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट। इस बुक के अंदर इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की गई है। तो प्लीज नेक्स्ट। ठीक है बच्चा लोग, पहला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन रीजन फॉर, एक्सप्लेन द लैंड स्टेटमेंट सिस्टम। ठीक है, सेगमेंटेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सप्लेन लैंड स्टेटमेंट सिस्टम। बच्चा लोग, जिसको बोलते हैं जमींदारी प्रथा। जमींदारी प्रथा क्या थी उसके बारे में आपसे यहाँ एक्सप्लेनेशन पूछा गया है।
ठीक है, जमींदार कौन लोग होते थे, क्या काम करते थे, कैसे करवाते थे, तो उसके बारे में इधर आपको एक्सप्लेनेशन पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन कौन से इंडिकेटर्स थे जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बच्चा लोग कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है आपसे, SSI पूछ लिया जाता है। SSI की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। जनरेशन ऑफ अ एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाई दे नीड टू प्रोटेक्शन फॉर देयर ग्रोथ। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसकी भी प्रैक्टिस करना। लॉन्ग टर्म गोल ऑफ 5 ईयर प्लानिंग। बच्चा लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चन में मान लो डन। कल का जो हमने पेपर सॉल्व कराया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसके जो चीजें हैं इसको रिवीजन कर लेना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके देख लेना, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी बच्चा लोग। ठीक है, बात समझ में आई तो बोलो हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। वाओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस अंडर द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। व्हाट इज द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी? न्यू इकोनॉमी पॉलिसी के अंदर हमारा आता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। कब आया था बच्चा लोग? 1991 में आया था। क्यों आया था? हमारी जो 5 इयर्स प्लानिंग थी वो उस तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए हमें क्या लाया गया? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे लिए लाया गया। व्हेन एंड व्हाई रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया। क्यों जरूरत पड़ी रिफॉर्म की, क्यों हमारे लिए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लेके आई, उसके ऊपर बात करना है। ठीक है, देन व्हाट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। वाओ, जबरदस्त क्वेश्चन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज कौन कौन से, उसके ऊपर आपसे बात की जा रही है। क्या क्या चीजें? सबसे पहले आ जाता है EDU, एजुकेशन, स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं हेल्थ। तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन। चौथा आता है हेल्दी फूड। तो ये उसके कुछ है। व्हाट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इंडिया, कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो ये हमारे क्वेश्चन 7 तक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि CBSE में पूछे जाते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। सो बच्चा लोग बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन करना है। कैरिंग कैपेसिटी एंड ऑब्जर्वेटी कैप्टिव ऑफ अ एनवायरमेंट, इसके ऊपर बात करना है। देन कौन सा है? क्या लिखा हुआ है? बेल्टर्नल एंड मल्टीटर्नल ट्रेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा करना, इन सब पे फोकस करना, लेकिन मेन फोकस इधर करना। ठीक है, अब क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज को बढ़ावा देना, फैलाना। क्यों जरूरी पड़ा? स्टेट द बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बच्चा लोग बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मार्क कर लेना। ठीक है, देन व्हाट आर द सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। वाओ, रूरल क्रेडिट किससे लेते थे? एक्सप्लेन एवरी पॉइंट। अगर आप 4 पॉइंट लिख रहे हो तो चारों को एक्सप्लेन करो। आपको पता है रूरल क्रेडिट क्या होता था कि पहले के समय में लोग बैंक तो हुआ नहीं करते थे, तो किससे लेते थे? बड़े बड़े जो साहूकार होते थे उनसे क्रेडिट लिया करते थे, या अपने रिलेटिव से क्रेडिट लिया करते थे। तो वो रूरल क्रेडिट की बात कर रहा है। ठीक है, धन रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या मुझे रूरल को बढ़ाना चाहिए अगर मुझे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए? यस, हम इस बात से एग्री करते हैं और इसके सपोर्ट में हम आंसर देना चाहते हैं। वैलिड रीजन भी प्रोवाइड करेंगे।
क्यों? अगर रूरल डेवलप्ड होगा तो जाहिर सी बात है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड होगा। जब एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप्ड होगा तो लोगों के लिए क्या बढ़ेंगे? रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? व्हाट आर द टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केट। बच्चा लोग बहुत जबरदस्त, एग्रीकल्चर मार्केट को किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केट। तो बच्चा लोग ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करना है। तो वी हियर डिस्कस अबाउट 12 क्वेश्चन। अब लास्ट हमारे 6 क्वेश्चंस रह गए हैं। लास्ट 6 क्वेश्चंस को आपको क्या करना है? अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, सो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है? व्हाट डू यू मीन बाय द फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। बच्चा लोग कल हमने इसके ऊपर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी बात की थी, तो उसके अंदर देख लेना। लास्ट क्वेश्चन है 34 जो हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसी से है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स के ऊपर। डिस्कस द कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस, वर्क प्लेस लिखा हुआ है बच्चा लोग। ठीक है, इन द ईच ऑफ दीज सेक्टर्स, दोनों सेक्टर्स के अंदर आपको इसके वर्क प्लेसेस के बारे में भी करना है। तो बच्चा लोग ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेना। ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंट द गवर्नमेंट हैज बीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक्सप्लेन करना है, क्या गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए? अगर किया था तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है बच्चा लोग, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा मोबाइल नंबर है M8851231410, इसके ऊपर व्हाट्सएप कर देना। और ये टॉप जो 40 क्वेश्चंस हैं जिसको हमने नाम दिया है इकोनॉमिक्स की चालीसा, वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कौन सा है उसके ऊपर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश ईयर, फंक्शन ऑफ द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। देन चौथा क्वेश्चन बच्चा लोग ये डी पार्ट है। क्या है डी पार्ट? डी पार्ट कौन सा है? फंक्शन ऑफ WTO। WTO का मतलब क्या है बच्चा लोग? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। NABAD, नबार्ड, नबार्ड की फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा बच्चा लोग 1 मार्क्स में। आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग क्या होता है? जो भी चीज मुझे नहीं आती मैं बाहर से जब किसी पर्सन को हायर करता हूं, दैट इज आउटसोर्सिंग। सेल्फ हेल्प ग्रुप किस क्या है बच्चा लोग? इसको बोलते हैं HLG के नाम से भी जाना जाता है। एंड हाइड्रोकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट्स एम। तो बच्चा लोग ये कुछ क्वेश्चंस है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। सो बच्चा लोग क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहना चाह रहा है? इसमें भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है। फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट, functions of environment, casualization, information of workforce। ठीक है, information of workforce। ठीक है, ओजोन डेपिटेशन, ग्लोबल वार्मिंग, लैंड रिग्रेडेशन, degradation, step to be taken for the attaining sustainable development, that is also भी important function। तो इसके ऊपर भी important मार्क कर लेना, इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ओजोन का डिप्लीटेशन क्या होता है उसके ऊपर बात कर लेना। एंड डिग्रेडेशन क्या होता है उसके ऊपर भी बात कर लेना बच्चा लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाहता है? व्हाट सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी हैव बीन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान फॉलोड बाय द रिप्रेजेंटेटिव डेवलपमेंट पाथ। ये बच्चा लोग
इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से पूछा गया क्वेश्चन है। एंड एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो कि चाइना में चलाया गया था, एंड कल्चरल रेवोल्यूशन इन चाइना। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करता है? 19 करता है एक्सप्लेन एनीथिंग मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डेवलप इंडेक्स। ठीक है, इंडिकेटर्स, इंडेक्स इंडिकेटर। एंड क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? व्हाट आर द रीजन फॉर शो डाउन ऑफ ग्रोथ एंड री इमर्जिंग पॉवर्टी इन पाकिस्तान इकोनॉमी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट, और 18 भी इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। सो ये हमारे थे टॉप 19 क्वेश्चंस जिसके ऊपर हमने बात की। अब हम बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 20, डाटाबेस क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर। हर चैप्टर से आपको प्रैक्टिस करनी है दो दो डाटाबेस क्वेश्चंस की। कितने? दो दो डाटाबेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मैंने दो चैप्टर के बारे में बता रखा है, एक एम्प्लॉयमेंट एंड कंपैरेटिव डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इंडिया एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान चाइना, इनके बारे में। ठीक है, भारत कब आजाद हुआ? 1947 में आजाद हुआ। ये कब आजाद हुआ? 1947 में आजाद हुआ। ये कब आजाद हुआ? 1949 में आजाद हुआ। ठीक है बच्चा लोग, 49 में आजाद हुआ। तो ये मे बी इसको कंफर्मेशन कर लेना, थोड़ा माइंड से स्किप हो रहा है, तो इसके ऊपर कंफर्मेशन जरूर करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? तो ये हमारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा वो वैल्यू बेस्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ये पूछा जा ही सकता है आपसे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ, यहां तक बात समझ में आई तो बोलो हाँ। क्लियर है बच्चा लोग? तो चलते हैं हम लास्ट लास्ट लास्ट। इनको तो जानते हैं, कौन है ये? जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं और आपको एक चीज बोलना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। बच्चा लोग, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपने सारी प्रिपरेशन कर ली होगी, बहुत सारी चीजें जो हमने सिखाई हैं आपने सीखी होंगी, इंप्लीमेंट किया होगा, और रिजल्ट आपका इंतजार कर रहा है। इस बार मुझे 90 प्लस वाले स्टूडेंट चाहिए, 90 प्लस। उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। वी मीट ऑन सोन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक।